पिछले व्याख्यान के ही क्रम में हमने जो कल अध्ययन किया था उसी नीति निषेधक तत्वों की जो क्रियान्वयन का जो तरीका है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, 74वें संविधान संशोधन द्वारा शहरी क्षेत्र नगरीय निकायों की स्थापना, उनको स्वायत्त शासन का दर्जा देना, उनमें स्थानीय सुशासन को प्रमुख रूप से स्थापित करना, जिसे हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं, इन सब की चुनाव की प्रक्रिया, इन सब की स्थापना, इन सब का कार्य करने का जो तरीका है, विभिन्न प्रकार की नियुक्तियां हैं, विभिन्न प्रकार की इनमें जो सेवानिवृत्तियां हैं, कार्य करने के जो तरीके हैं, उन सब का क्रियान्वयन करने का जो 74वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में उपबंध किया गया, वह नगर निगम नगर निकाय से विशेष संबंध रखता है, पर्टिकुलर। फिर इसमें हम देखते हैं अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए विशेष सुविधाएं मुहैया कराना, सरकारी नौकरियों में इनके लिए विशेष दावों की व्यवस्था, स्पेशल क्लेम की व्यवस्था को लागू किया गया। ध्यान रखें, जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति इनकी और विशेष वर्ग, जो पिछड़े वर्ग हैं, इनके लिए जो सुविधाएं उपलब्ध कराना, वह भी इसी नीति निषेधक तत्वों के अंतर्गत उसके क्रियान्वयन में समाहित किया गया है। इसके लिए कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। संसद विधानमंडलों में भी इनके प्रतिनिधियों का जो चयन किया जाता है वह जनसंख्या के अनुपात के आधार पर एवं उनका जो स्थान है वह भी आरक्षित किया गया है। संसद है चाहे विधानमंडल है, जो जनसंख्या के आधार पर इनमें इनका जो प्रतिनिधित्व होता है वह इसमें ही समाहित किया गया है। फिर है सामाजिक सुरक्षा का। सामाजिक सोशल सिक्योरिटी के अंतर्गत हम देखते हैं, जिसमें वृद्धावस्था की पेंशन योजना, जो बुजुर्ग हैं उनके लिए पेंशन की योजना, बीमारी तथा दुर्घटना के मामले में सरकार द्वारा मजदूर वर्ग एवं बीमा योजना को लागू करना। इस तरह से हम देखते हैं कि जो गरीब तबका है या जो कोई बीमारी या दुर्घटना से ग्रस्त हो गया है, उसके मामले में भी सरकार द्वारा मजदूरों के लिए बीमा की व्यवस्था की गई। बेरोजगारी भत्ता एवं अन्य विभिन्न योजनाओं द्वारा समाज में राज्य सरकारों द्वारा भले ही धीमी गति से यह कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन निरंतर यह राज्यों को आगे बढ़ाने के लिए एक नया आचरण या एक इस तरह का कृत्य देने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। फिर है बड़े बड़े उद्योग धंधों को राष्ट्रीयकृत करने की जो बात है। बड़े बड़े जो इंडस्ट्री हैं उनका राष्ट्रीयकरण करके और उन्हें उस क्रियान्विति में लेना कि जिसके माध्यम से वह अपने संसाधनों के माध्यम से सही तरीके से उन सारी व्यवस्थाओं को सम्मिलित करते हुए और संपादित करें। जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण किया गया, प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, पर्यटन, परिवहन, कोयला, खान, विद्युत आपूर्ति, इसी प्रकार से इन क्षेत्रों को राष्ट्रीयकृत करके और उन्हें एक ऐसा उचित दर्जा संवैधानिक दृष्टि से प्रदान किया गया जो कि कार्य करने की जो शैली है उसको किसी भी प्रकार की समस्या से निजात मिल सके एवं किसी प्रकार की कोई भी ऐसी अव्यवस्था न फैले। तो यह राज्यों के दिए गए नीति निषेधक तत्वों के अंतर्गत हम उसके क्रियान्वयन को स्पष्ट करने के लिए इन बिंदुओं को समझने का प्रयास कर सकते हैं। जिस तरह से राजाओं के पृथ्वी वर्ष को समाप्त करने का जो प्रावधान किया गया, आर्थिक व सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में ये कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।
देखिए, आर्थिक और सामाजिक कल्याण, इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर का जो एक मुख्य बिंदु है, वह निदेशक तत्वों का डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का एक प्रमुख गोयल है, मंतव्य है। उनका एक निश्चित ये गंतव्य है कि मूल रूप से जनता के लिए समाज एवं अर्थ के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी योजनाओं द्वारा उनको अग्रसर करते रहना उनका परम दायित्व है। फिर है न्यायिक सुधार, जुडिशियल रिफॉर्म्स। देखिए, ये वर्तमान में हम देखते हैं लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों के अंतर्गत जो मूल उद्देश्य जो परम रहता है, वह जनता के लिए कल्याण ही घुमा फिरा करके रहता है। तो जनता के लिए जो प्राचीन काल से जो अन्याय की दृष्टियों को देखा गया, उनको अध्ययन में लेकर के उनका विश्लेषण करके वर्तमान में देखिए प्रत्येक व्यक्ति कहीं न कहीं न्याय की दृष्टि में उलझा हुआ है। उसको सही तरीके से जीवन जीने के लिए न्याय का उचित प्रबंध करना भी इसी के अंतर्गत या निदेशक तत्वों के अंतर्गत आता है। देखिए, नए नए इस तरह के डायमेंशंस आते हैं जिनमें लोक अदालतों का निर्माण करना, जिसे हम पब्लिक कोर्ट कहते हैं। देखिए, जज जो होते हैं वो एक एक उस दायरे के व्यक्तित्व होते हैं कि जहां आम आदमी का एक पहुंच बनाना बड़ा ही दुष्कर कार्य है। हालांकि इस तरह का प्रोटोकॉल होता है कि उन तक पहुंचना बड़ा ही असंभव है, लेकिन फिर भी लोकतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत इस तरह के नए नए फीज, इस तरह के नए नए तरीके आए, जिस तरह से हम देखते हैं कि जो लिटिगेशन होते थे, अब भी होते हैं, जो जनहित में, जनहितार्थ, पब्लिक जिसे लिटिगेशन बोलते हैं, जनहित या जन कल्याण में जो मुकदमे मात्र एक पोस्ट कार्ड के माध्यम से जो एक किसी बात को उठाना, जज के सामने पहुंचाना और फिर उस पर उस न्यायाधीश द्वारा संज्ञान लेना, फिर वह पब्लिक में जाकर के उसको सरकारों के द्वारा क्रियान्वित करने के लिए बाध्य करना। तो कहीं न कहीं न्यायिक सुधार की, जुडिशियल रिफॉर्म्स की दृष्टि से ये राज्य सरकारों को बड़ा ही अच्छा कार्य करने का एक माहौल दिया है। तो ग्राम न्यायालयों की जैसे स्थापना है, हम देखते हैं विलेज कोर्ट, तारीख के माध्यम से, महीने के माध्यम से, और उस गांव में जाकर के उस गांव की न्यायालय कमेटी एक इस तरह की बनाई जाती है प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से कि वहाँ जाकर के वहाँ प्रत्यक्ष रूप से उन समस्याओं को, चाहे वह दीवानी हो, चाहे वह फौजदारी हो, अन्य जो उनकी इंडेक्स में जो आते हैं, उनको आधार मान करके उनका तुरंत स्थान पर निपटारा करना। तो यह एक कहीं न कहीं जुडिशियल रिफॉर्म्स के अंतर्गत बहुत बड़ा एक इस तरह का डायमेंशन आया है। समाज कल्याण के तहत जो सर्वाधिक प्रभावी संचालित करने के लिए तैयार रहा, निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान कराना, बाल श्रम की समाप्ति करने के लिए बाल कल्याण बोर्डों का गठन इत्यादि, इन सभी के एक नए स्वरूप को जनता के सामने या जनता के स्वरूप को सरकार के सामने परिवर्तित करने का जो कार्य है, वह निदेशक तत्वों के अंतर्गत हम समाहित करते हैं। इसमें छोटे किसानों, मजदूरों के न्यूनतम ऋणों को माफ करना भी इसी के अंतर्गत हम समाहित करते हैं। आज लोक कल्याणकारी राज्यों में लोक कल्याणकारी सरकारों के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से छोटे किसानों को, मजदूरों को न्यूनतम, जो कई बार हम देखते हैं प्रत्यक्ष रूप से कि सरकारों द्वारा जो ऋण माफ़ किए जाते हैं, वह अपने आप में एक जनता के लिए बड़ा ही एक लाभकारी, या हालांकि इसकी बुराई भी हम कर सकते हैं कि अगर इस तरह के प्रलोभन दे करके सरकारों के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, उनसे कहीं न कहीं जनता की मानसिकता बिगड़ती है, और सरकारों के थोड़े से लाभ प्राप्ति के लिए, चुनावों का एक सहारा प्राप्त करने के लिए जो कार्य किया जाता है, वो कहीं न कहीं जनता को एक ऐसा मार्ग प्रदान करता है कि जो मार्ग उन्हें कहीं न कहीं परेशानी का कारण बनता है। तो ज़रूरी ये हो इस तरह के प्रावधान किए जाएं कि व्यक्ति को अपने आप में समर्थ बनाने का, एक रोज़गार ऐसा प्रदान कराने का,
सर्वांगीण विकास करने का उसको एक अवसर देना, जिम्मेदारी के साथ एवं दायित्व भरा होना परम आवश्यक माना जाता है। अन्य कार्यों के अंतर्गत हम ले सकते हैं रोजगार के अवसर प्रदान करना, भूमि सुधार की बात करना, शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न नवीन उपागम स्थापित करना, विदेशक तत्वों की क्रियान्विति की दिशा में अब तक जो कुछ किया गया है उसकी तुलना में अभी बहुत कुछ करना बाकी है, ये इस तरह का तथ्य इसमें निकल के आता है। फिर इसी संदर्भ में भूतपूर्व न्यायाधीश हंसराज खन्ना ने भी लिखा है कि संविधान में जो आर्थिक सामाजिक लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित किए गए थे वे हमसे पहले की अपेक्षा अधिक दूर हो गए। ये जो इनका वक्तव्य है ये और भी आगे है, लेकिन हम इसका सार तत्व यही समझ सकते हैं कि आर्थिक सामाजिक जो लक्ष्य प्राप्ति या उद्देश्य है वह निर्धारित रूप से बनाया गया है। जो पहले की अपेक्षा हम जो देखते थे वह कहीं ना कहीं हमसे दूर होने की स्थिति में है। तो इससे यह साबित होता है कि जनता का जो दायरा है वह संवैधानिक दृष्टि से सरकार के प्रति, सरकार का जनता के प्रति एक समन्वय का भाव बना रहे और उस भाव के आधार पर ही समस्त कार्यों को संचालित करना श्रेयस्कर माना जाता है। तो इस तरह से ये जो टॉपिक है नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का जो राज्यों के द्वारा दिए गए हैं उनको हम अंतिम चरण में लेते हैं, क्योंकि इनका जो हमने अब तक व्याख्यान किया वो सिलेबस की दृष्टि से एवं एक विद्यार्थी जो ग्रेजुएशन स्तर का है उसके माध्यम से हम देखते हैं कि वह पर्याप्त मात्रा में है। तो ये यहीं पर हम इसको समाप्त करते हैं। आगे के हम व्याख्यानों में और अध्ययन करेंगे और आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।